एक शिक्षक सिर्फ किताबों से ज्ञान नहीं देता। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय कौशिक। आपको शायद हैरानी हो, मैंने लाइफ में कोई इंटरव्यू नहीं दिया सिवाय टीचिंग के। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? A very young, dynamic, future oriented with social responsibility. इस यंग जनरेशन को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने और रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ इस सोसाइटी के प्रति जागरूक भी बनाना, ताकि ये हमारे वो सिटीजन बन के निकलें जो हिंदुस्तान के लिए एक एसेट साबित हो। एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे साथ के लोगों ने सहयोग दिया, भावुक भी कर देता है। रील बनाना भी अच्छा लगता है, तो अगर वो एक सही रील बनाऊंगा तो काम आएगी अपने भी, दूसरों के भी। ये जो आज जिस तरह का स्टेप आप देखते हैं, उस तरह से एनकरेज करना मुझे नहीं लगता हम लोग स्टूडेंट्स को करेंगे या कर पाएंगे। और रही बात कि जी डर किस चीज़ से लगता है, किसी से नहीं। मेरे फादर साहब प्रोफेसर विधि चंद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एक जाने माने प्रोफेसर, डीन, चेयरमैन सब कुछ रहे। उसका रिलेशन टीचर का और स्टूडेंट का इस तरह का होना चाहिए कि बच्चा अगर खुद आपके पास आया बहुत बेहतर, नहीं आया तो आप उस तक पहुंचिए। डिग्री देना जरूरी है, डिग्री के साथ नॉलेज या स्किल जरूरी है, और उसके बाद अगर शौक को पूरा करेंगे तो शौक पूरा करने में मजा भी आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम बच्चे को दे के भेजेंगे। आजकल के यंगस्टर सबसे ज्यादा स्ट्रेस से डील करते हैं, और अगर कभी कोई दिक्कत आ जाए तो उसको मेंटली स्ट्रांग होके उससे डील भी कर सके, ऐसा बच्चा तैयार करने की हमारी कोशिश है। और तब असफलता नाम की चीज खत्म हो जाएगी। एक शिक्षक सिर्फ किताबों से ज्ञान नहीं देता, बल्कि आने वाले पूरे जो बच्चे हैं उनके भविष्य को गढ़ता है। और वही शिक्षक जब एक यूनिवर्सिटी की लीडरशिप को संभालता है तो मान लो ज्ञान सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रहेगा, अब पूरे भविष्य की नई कहानी लिखी जाएगी। और साथ ही जो शिक्षा तंत्र है उसे एक नई दिशा भी दी जाती है। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं आशु धारीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ के नए पॉडकास्ट को। आज हमारी गेस्ट चेयर पर हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय कौशिक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। इन्हें रिसर्च, टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का 35 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। पंजाब यूनिवर्सिटी से ICSSR और अब गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। इनकी सफ़र की कहानी एक बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें रिसर्च है, इसमें टीचिंग है और इसमें लीडरशिप है, जो अपने आप में एक बड़ी कमाल है। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं शिक्षा के बदलते हुए स्वरूप पर, बच्चों के भविष्य पर, स्टार्टअप पर और उस एक सोच पर जो इनकी सोच है, जिसने इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ एक डिग्री देने वाला केंद्र नहीं बनाया, बल्कि बच्चों के भविष्य को गढ़ने वाला केंद्र बनाया। एक बार फिर से आपका स्वागत है सर हिंदुस्तान तहलका के तहलका न्यूज़ पर। आप हमारे ऑडियंस को बताइए सर कि कैसे एक टीचर से वाइस चांसलर बनने का सफर आपने तय किया। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शायद अगर किसी टीचर का सबसे बड़ा सपना होता है तो वो हाईएस्ट पोजीशन हमारी वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी की होती है जी। और वो लंबा सफ़र, जैसे अभी आपने कहा 35 साल से अधिक, जब ये टीचिंग और रिसर्च शुरू की पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी पढ़ाया, और उसके बाद वापस जहाँ से पढ़े थे वहीं पे जब पढ़ाने का मौका मिला वहीं प्रोफेसर बने। और अच्छी चीज़ ये रही कि उस पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते वो एडमिनिस्ट्रेशन, आपने बीच में जिक्र भी किया ICSSR का, जब मैं डायरेक्टर रहा तो वो साथ साथ चीज़ें चलीं। एज ए प्रोफेसर टीचिंग चला, एडमिनिस्ट्रेशन चला। वो सफ़र काफ़ी हद तक कहें तो स्मूथ रहा, स्टेप बाय स्टेप रहा। और क्योंकि स्टेप बाय स्टेप रहा, एक एक चीज़ सीखने को मिली। यूनिवर्सिटी हमारी बहुत बड़ी, जिस यूनिवर्सिटी से आया हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सीखने को बहुत है। और उस सब का फ़ायदा मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ पे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जब ज्वाइन किया एज वाइस चांसलर तो काफ़ी मिला है। और कोशिश है इस यूनिवर्सिटी को भी बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाने की। जब आप पहली बार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन की जी, तो पहला क्या विजन लेकर आए थे, पहला विचार क्या था आपका? देखिए, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी कंपैरेटिवली एक नई यूनिवर्सिटी है।
और नई यूनिवर्सिटी का मतलब हुआ हम लोग 8वें साल के अंदर हैं यूनिवर्सिटी। और जैसे कोई भी बिल्डिंग है, जब उसको बनाया जाता है, उसकी नींव अगर अच्छी डल जाए, पक्की डल जाए, तो बिल्डिंग सुरक्षित और लंबे समय तक चलती है। ठीक वैसे ही यूनिवर्सिटी, क्योंकि नए दौर में है, जी 8 साल हुए हैं, तो हमें ये लगता है अगर इसकी फाउंडेशन हम लोग ठीक से बना पाएंगे तो ये आने वाले समय के अंदर ठीक से काम कर पाएगी। तो सोच बिल्कुल क्लियर है कि इस यूनिवर्सिटी की फाउंडेशंस बहुत अच्छी बनानी है, वो चाहे टीचिंग के लिए, चाहे वो रिसर्च के लिए, चाहे वो इनोवेशंस के लिए, चाहे वो स्टार्टअप्स के लिए, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी है। जी और उस सारी फाउंडेशन के अंदर एक चीज़ का ध्यान मतलब मुझे लगातार रहता है, वो ये कि हम लोग यूनिवर्सिटी सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम लोग सोसाइटी से अलग नहीं है और सोसाइटी का हिस्सा हैं। और हमारे पास सबसे बेहतर चीज़ क्या है? यंग जनरेशन हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर यंग जनरेशन, वो जनरेशन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हिम्मत है, ताकत है, जोश है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, सब कुछ है, अगर वो जनरेशन सही दिशा में चल पड़े तो हिंदुस्तान की ऊंचाइयां हम लोग शायद और भी जल्दी छू लेंगे। जी इसलिए कोशिश ये है इस यंग जनरेशन को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने और रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ इस सोसाइटी के प्रति जागरूक भी बनाना, ताकि ये हमारे वो सिटीजन बन के निकलें जो हिंदुस्तान के लिए एक एसेट साबित हो। तो यानी सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एकेडमिक्स दोनों को जोड़कर हम लोग इस यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाने की सोच रखते हैं। जी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो? A very young, dynamic, future oriented with social responsibility। जी अगर शब्दों में, कम शब्दों में बांधना हो तो ये लगता है मुझे एक डेफिनेशन है जी। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस भी तैयार हो रहा है, जी, क्या खासियत है उसकी? देखिए खासियत ये है कि हम लोग फ़िलहाल जो नए कैंपस के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, अगर आप उसको देखेंगे भी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस ढंग का है कि फ्यूचर ओरिएंटेड। आज हम लोग 2026 में हैं, तो 40 और 50 साल के बाद भी हम लोगों को ये ना लगे कि जी यूनिवर्सिटी पुराने सिस्टम से बनी है। तो वो जो फ्यूचर को फोर्स ही हम लोग आज की डेट में कर पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उस ढंग से जा रहा है, फैसिलिटीज़ उस ढंग से डेवलप की जा रही हैं। वो चाहे स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ हों, रिसर्च की फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो टीचर्स के लिए हों। तो हम लोग आज 2026 में आज से 50 साल को फोर्सी करने की कोशिश करते हुए उसको आज डेवलप कर रहे हैं। मतलब जो हम बार बार एआई की बात करते हैं मान लीजिए, या जो बार बार हम लोग बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, वो सब की प्रोविज़न हम लोग अपने कैंपस के अंदर आज की डेट में रख रहे हैं। सो इसलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ डेकेड्स के अंदर हमें दिक्कत ना हो, या कोई चेंजेस इकोनॉमीज़ में जैसे मर्जी आ जाएं उसको हम लोग बड़े आसानी से अडेप्ट कर पाएँ, उसको सोचते हुए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। आप अपनी कार्यशैली को इस यूनिवर्सिटी में कैसे देख रहे हो? एज अ एडमिन या डायलॉग बेस्ड या फिर टीम ड्राइवन? आपने शुरू में एक चीज़ कही थी कि जी एक शिक्षक है ना, जब किताबों से ज्ञान नहीं देता। तो ये ना मैंने देखा यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जी जब कोई टीचर, मान लीजिए मैं अगर अपनी भी बात करूं, या कोई भी टीचर, जब वो कोई टीचर एक अल्टीमेट मान लीजिए वाइस चांसलरशिप करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो खूबसूरती ये है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज सिस्टम वो किस तरह का है उसकी जानकारी हमें पूरी होती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमारी इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास 65 कॉलेजेस हैं जो एफिलेटेड है गुरुग्राम और नूह के अंदर। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से आया, वहाँ पे मैंने डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं वहाँ पे, यहाँ पे हम डीन ऑफ कॉलेजेस बोलते हैं। तो डीन ऑफ कॉलेजेस में वहाँ पे रहा कई साल, 202 कॉलेजेस हमारे पास थे। अब वो जो एक्सपीरियंस है, वो चाहे एज अ चेयरपर्सन, मैं यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर था तो वहाँ पे चेयरपर्सन रहा, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स का मैं डीन रहा, फिर आपने ये बताया ICSSR का डायरेक्टर रहा, या जितनी पोजीशंस एज ए डीन ऑफ कॉलेजेस रहा। तो हुआ क्या कि पढ़ाने के साथ साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आ गया, तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की समझ पूरी हुई। वो समझ यहाँ पे काम आ रही है जी। और जब आप कहते हैं ना कि किस तरह से हम लोग, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखिए
एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ठीक है, मैं वाइस चांसलर हूँ तो मुझे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिली हुई है और वो मेंटेन भी करनी है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, जो नॉन टीचिंग हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्टाफ है, इन सबको साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली ये लोग हमारी एसेट हैं और इनके बेसिस के ऊपर जो स्टूडेंट डेवलप होना है वैसा कल्चर जैसा हम डालेंगे। इसलिए वो कंसल्टेटिव कह लीजिए, सबको साथ लेकर चलने वाली कह लीजिए। मेरी अपना विचार ऐसा लगता है मुझे कि हम लोग, मैं शायद कोशिश करता हूँ सबको साथ लेकर चलने की। डायरेक्शंस ऑफ कोर्स वाइस चांसलर ने जो देनी है हम लोग देते हैं, लेकिन संवाद करके, बात करके, लोगों की सलाह लेके भी कई बार बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कोशिश है कि सबको साथ लेके इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएं। ओके, बीइंग अ वाइस चांसलर, फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी आपके लिए मतलब उसकी क्या डेफिनेशन है, और क्या गुरुग्राम यूनिवर्सिटी फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी है? देखिए, फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है कि नहीं, लेकिन हम लोग फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी बनने के प्रोसेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज की डेट में अगर हम फोर्सी करें, मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर जो है केवल नौकरियों में नहीं है जी। और फ्यूचर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़ोरों शोरों से हम लोग सब लोग बात भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हमारे पास चल रही हैं, मशीन्स डोमिनेट कर रही हैं, तो उनके हिसाब से अपने आप को रेडी हम लोगों ने करना है। इसीलिए हमारे जो पाठ्यक्रम हैं, इसीलिए जो हमारे जो सिलेबस हैं, जिस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं या जो हमने सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं और जिसके अंदर जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो नए वाली है वो बहुत सहयोग कर रही है इस सेंस में कि हमारे पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड होने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनईपी के द्वारा हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, उसको हम लोग यूज़ करके फ्यूचर को फोर्सी आज कर पा रहे हैं। तो अगर एआई तो हम लोग उस तरफ चले हुए हैं, अगर मशीन्स तो हम लोग उस तरफ चले हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो फ्यूचर बच्चों को गढ़ने और बनाने के लिए है। तो बच्चों को एकेडमिकली तैयार करना है, लेकिन बच्चों को हमने सोशली, बच्चों को हमने इमोशनली, बच्चों को हमने सेंटिमेंट्स के एंगल से भी, साइकोलॉजिकली भी वैसे भी तैयार करना है। क्योंकि कोई भी देश जो है वो तब बनता है जब हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जब हमारे पास मान लीजिए मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज विद बेस्ट ऑफ द माइंड्स हैं। तो वो बेस्ट ऑफ द माइंड विद द बेस्ट ऑफ द हेल्थ, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी उसी तरह से आगे बढ़ाएं। जी, आपने एआई का जिक्र किया, आपने एनईपी 2020 का जिक्र किया, तो जैसे आज का टाइम बदल रहा है, स्टूडेंट्स की ज़रूरत बदल रही है, तो आपके हिसाब से क्या यूनिवर्सिटी को अपग्रेड अब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और हम लोग भी कर रहे हैं। मैं आपको एक एनईपी का जिक्र हुआ तो आपको एक खूबसूरती बताता हूँ कि किस तरह से अपग्रेड हम लोग कर रहे हैं या हो सकता है। देखिए, एनईपी के अंदर कई तरह के कोर्सेज हम लोग सब जानते हैं, हमें फ्लेक्सिबिलिटी है रखने की। यहाँ तक कि जिस कॉलेज के, मान लीजिए एक रूरल कॉलेज है मान लीजिए और एक अर्बन कॉलेज है। अब देखिए, अर्बन कॉलेजेस की आवश्यकताएं और रूरल कॉलेजेस की या एक कैंपस जो यूनिवर्सिटी का है, इनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। अब रूरल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं के हिसाब से कोर्स डेवलप करना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एनईपी के अंदर हमारे पास है, वो हम लोग कर रहे हैं। अर्बन कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट या कैंपसेस की रिक्वायरमेंट, तो उसी हिसाब से हम लोग कोर्सेज डेवलप करते हैं। मान लीजिए कोई बॉर्डर एरिया कॉलेज भी है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और तरह की है, तो कोर्सेज हम लोग वैसे डेवलप कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे कोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं और वैसे कोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के लिए किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आने वाले समय के अंदर आज रिक्वायरमेंट पूरी करके वो एसेट बने, वो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी पूरा ध्यान रख रही है। तो हम लोगों ने क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्यूचर ब्लेंड कर रहे हैं हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से और सोसाइटल नीड्स के हिसाब से। और मुझे लग रहा है हम लोग गुरुग्राम यूनिवर्सिटी उस डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। जी, आपने कहा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी तेज़ी से और अच्छे से आगे बढ़ रही है, तो आने वाले वक्त में ऐसे कौन से क्षेत्र होने वाले जो मेन फोकस रहेंगे, जिनके नाम से इस यूनिवर्सिटी को जाना जाएगा?
देखिए हमारे पास वैसे तो हम लोग एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी हैं जी। और उसके अंदर सब कुछ है, साइंसेज है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, लैंग्वेजेस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, फिजियोथेरेपी, तो सब कुछ हर तरह का कोर्स हम लोग आज की डेट में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में चला रहे हैं। और अगर आप देखेंगे इस साल ये जो सेशन अभी शुरू होना है 2026-27 की बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने आजकल एडमिशन अभी शुरू कर दिए हुए हैं, तो उसके अंदर भी 15 नए कोर्सेज हमने शुरू किए हैं। और वो 15 नए कोर्सेज किस तरह के हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं फॉरेंसिक साइंसेस। अब ये एक फ्यूचर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को, मशीन लर्निंग, मतलब ये हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं सारी की सारी। इन चीज़ों को जब हम ब्लेंड करते हैं विद जो हम आज की डेट में सोसाइटी हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, मान लीजिए हमें अपना पास्ट भी पता होना चाहिए। पास्ट से हम लोग सीखते हैं, उस सीख को आज प्रेजेंट के अंदर यूज़ करें ताकि फ्यूचर में वो काम आए। वो इसीलिए हमने वो ट्रेडिशनल, हम लोग हिंदू स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं, हम लोग ये जो अभी फ्यूचर की बात की है वो कोर्सेज भी पढ़ाते हैं, हम लोग नॉलेज सिस्टम की भी बात करते हैं। तो मतलब अगर मुझे ये लग रहा है कि स्टार्टअप्स फ्यूचर है, उसके लिए हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स और स्टार्टअप्स यहाँ पे शुरू किए हुए हैं। आज की डेट में मुझे लगता है इनोवेशंस हमारा डोमिनेट करने वाला है फ्यूचर को, उस इनोवेशन सेंटर को हम लोगों ने बनाया हुआ है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो आपको मैं एक अच्छा लगे, जैसे मान लीजिए एनएसएस है ना, एनएसएस के अंदर हम लोग देखते हैं सर्विस स्कीम है, तो बच्चे उसमें, या एनसीसी के अंदर बच्चे जाते हैं। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रोसेस में बढ़े हुए हैं कि जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे ही एक सेल बनाने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूएसएसआर। मतलब बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर है, स्टूडेंट हमारे साथ है, टीचर और फैकल्टी या नॉन टीचिंग हमारे साथ हैं, हमारी भी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी एंड टुवर्ड्स सोसाइटी। तो वो यूएसआर के नाम से हम सेल शुरू करेंगे। अब ये चीज़ें ये नहीं है कि केवल आज की हैं, ये नहीं है कि पास्ट है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा जब फ्यूचर में हमने बच्चा तैयार करना है, तो फ्यूचर का तैयार का मतलब केवल इतना नहीं है कि हमने उसको एकेडमिक्स तो बहुत अच्छा कर दिया, बच्चे को इंजीनियरिंग तो बहुत अच्छी पढ़ा दी, लेकिन एज ए मैन नहीं बना पाए, वहाँ हम लोग फेल हो जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो बच्चे को अगर बहुत अच्छी इंजीनियरिंग पढ़ानी है, बच्चे को अगर बहुत अच्छा मान लीजिए साइंसेस पढ़ानी है या कॉमर्स मैनेजमेंट पढ़ानी है, तो बच्चे को लाइफ भी सिखानी है। बच्चे को हमने ये भी सिखाना है कि आपस में मिलके किस तरह से काम किया जाता है, टीम मैनेजमेंट किस तरह से होती है, हिंदुस्तान के लिए जो भी काम है उस हिंदुस्तान के लिए किस तरह से उपयोगी होगा वो सोच के किया जाना है। तो वो फ्यूचर भी है, वो प्रेजेंट भी है, वो पास्ट भी था। हाँ, टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली जितने चेंजेस होंगे वो हम आज के डेट में फ्यूचर ओरिएंटेड होके हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। प्लस जो मैंने आपसे बताया कि एज अ लाइफ जीना हमें आना चाहिए। आप लोग रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, हम लोग भी टीवी में देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं कि जी आज किसने ऐसा कर लिया, थोड़ा डिमोरलाइज हो गया, और किसी भी तरह से किसी ने सेल्फ हार्म कर लिया, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमें वो भी तैयार करना है अपने स्टूडेंट्स को, हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करना है पॉजिटिव तरीके से। जिस तरह से आपने डिफाइन किया, काफ़ी बच्चे मोटिवेट हो चुके होंगे और इसी के साथ बच्चे यहाँ पे एडमिशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो अभी यूजी के एडमिशन्स भी चल रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे किन प्रोग्राम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी। हम लोगों ने अभी तो खैर 30 मई लास्ट डेट है एडमिशन्स की, और आज की डेट के अंदर भी जो कोर्सेज यूजी के एडमिशन्स के लिए हमने किए हुए हैं, तो कई टाइम्स एप्लीकेशंस आ रही हैं, और कई टाइम्स एप्लीकेशंस आ रही हैं। मुझे लगता है शायद एडमिशन के लिए थोड़ी दिक्कत, मतलब कंपटीशन इतना है तो स्टूडेंट्स को हो भी सकती है, पर हमारी अपनी कोशिश ये है कि हम लोग वो जो एडमिशन्स का उत्साह काफ़ी है हमारे यहाँ, जैसे कॉमर्स में भी है, मैनेजमेंट के अंदर भी है, साइकोलॉजी के अंदर है, फिजियोथेरेपी में है, हर तरह के कोर्सेज, फॉरेंसिक साइंसेस के अंदर है, टूरिज़्म के अंदर भी है। मतलब हर तरह के कोर्सेज जो हैं उसके अंदर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मैं अगर देखता हूँ तो ये ब्लेंड है एक्चुअली, ट्रेडिशनल, जैसे कॉमर्स मैनेजमेंट ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, फॉरेंसिक साइंसेस फ्यूचर ओरिएंटेड, तो दोनों के अंदर उत्साह है। तो इसका मतलब क्या है कि आज की डेट में स्टूडेंट्स में ट्रेडिशनल कोर्सेज के अंदर भी इंटरेस्ट है और फ्यूचर ओरिएंटेड के अंदर भी इंटरेस्ट है। अब जैसे मैथमेटिक्स हमने विद डेटा साइंस शुरू किया है,
उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मतलब क्या हुआ, अब ये तो फ्यूचर ओरिएंटेड हैं और जितने ट्रेडिशनल भी हैं, दोनों को हम मिला के देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में एक्चुअली डिपेंड शायद इस तरह से करता है कि हम लोग की फैकल्टी और डिपार्टमेंट और किस तरह से उस कोर्स को पढ़ाया जाता है या बढ़ाया जाता है, रिसर्च की जाती है, उसके बेस पे स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं या एडमिशन लेते हैं। तो हर तरह के कोर्स बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं जी। जी। अभी आपने इस सवाल से पहले वाले सवाल के जवाब में बताया था कि आप बच्चों को सिर्फ एक इंसान भी यहाँ से बना के भेजना चाहते हैं, साथ ही जो स्ट्रेस से वो डील करते हैं, जिसके चलते कई बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो उस चीज़ पे भी यहाँ काम किया जाता है इस यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे में सर मेरा ये सवाल है कि बहुत सी आजकल की जो यंग जनरेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स में ज़्यादा बिलीव करती है एज़ कम्पेयर टू किसी और की जॉब करना, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी किस तरह से हेल्प कर रही है? देखिए, हमारे पास एकेडमिक्स के साथ साथ स्टार्टअप सेल है पूरा, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, हमारे पास इनोवेशन सेंटर है, हमारे पास इनके इंचार्ज हैं, प्रोफेसर इंचार्ज हैं। तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है और स्टूडेंट्स बाकायदा इसके अंदर आके काम करते हैं। और मैं शायद आपको अच्छा लगेगा सुन के एक चीज़, प्लानिंग हमने एक और की है। देखिए, हमने जैसे अभी बात की थी कि हम एक नई यूनिवर्सिटी हैं। अब नई यूनिवर्सिटी में चीज़ें काफ़ी हद तक सेटअप हो चुकी हैं और बहुत हो भी रही हैं, और इसलिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती रहती है, हमें हर तरह की ज़रूरत होती है। तो मैंने और हम सब ने एक प्लान किया है कि देखिए, मान लीजिए मुझे कोई एक सिस्टम डेवलप करना है, मान लो इनोवेटिव सिस्टम डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सिस्टम डेवलप करना है, मान लीजिए एग्जामिनेशन के लिए ही सिस्टम डेवलप करना है या कोई एडमिशन्स के लिए करना है। तो आमतौर पे क्या होता है कि जी कोई एजेंसी हायर कर ली या हमने डिपार्टमेंट को बोल दिया अपने और वो करते हैं जी। हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि जब हमारे पास इनोवेशन सेंटर है, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, हमारे पास स्टार्टअप्स के लिए बच्चे हैं, ये वो करके, तो अगर इस तरह की आवश्यकताएं हैं तो पहले हम अपने स्टूडेंट्स को ऑप्ट करें। मतलब कि कल ही जैसे हम लोग बात ये कर रहे थे कि मैंने थोड़ा डायरेक्शंस इस ढंग से दिए हैं कि मान लीजिए अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स मान लो तकरीबन 10-12 दिन के अंदर ख़त्म होंगे। जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए अगला सेशन शुरू होगा, मान लीजिए महीने के बाद सेशन शुरू होगा। और जो बच्चे सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में हैं, अगर मान लीजिए मुझे कोई इनोवेशन से जुड़ा हुआ काम करना है यूनिवर्सिटी के अंदर, इंस्टेड ऑफ हायरिंग एजेंसी कहीं बाहर से, मैं वो कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स को हम वो काम दें। देखिए, मान लीजिए बाहर जो भी पेमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जो एक्सपीरियंस उनको मिलता है, वो एक्सपीरियंस लोग हैं कुछ भी है, वो एक्सपीरियंस हम चाहेंगे हम अपने स्टूडेंट्स को दें। आप भी देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए एक काम है, एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। वो जो बार बार हम लोग प्रैक्टिस की बात करते हैं, वो प्रैक्टिस वो लोग कर पाएंगे। हमारे लिए फ़ायदा ये है कि हम शायद एक अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से डेवलप भी कर पाएंगे, एक्सपीरियंस भी दे पाएंगे, और आप यकीन मानिए शायद काफ़ी लो कॉस्ट के ऊपर काम भी कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में रहते हुए उनको अच्छे से डेवलप करना विद द प्रैक्टिस, ये हम लोग अपने यहीं से शुरू करने वाले हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि जब स्टूडेंट हमारे यहाँ से निकल के जाएगा, तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि वहाँ पे हमें चीज़ें सीखने को नहीं मिली। हम पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चों को सीखने के लिए। आपने इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन का जिक्र किया, आपने बताया कि बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना के भेजा जाएगा, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स को मजबूती देने के लिए क्या कर रही है यूनिवर्सिटी? देखिए, हमारे पास जैसे अभी कहा कि सेंटर्स हैं, प्रोफेसर इंचार्ज हैं, और हम लोग एक ना जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है जी। हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि इनको इंडस्ट्री के साथ जोड़कर एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट कर दें। गुरुग्राम एक ऐसी धरती है जहाँ पर आपने भी देखा है, गुड़गांव जो है बहुत तेज़ी से कॉरपोरेट हब भी बन के उभरा हुआ है और उभर रहा है। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। गुरुग्राम के आसपास, वो चाहे दिल्ली है, फरीदाबाद है, नोएडा है, गाज़ियाबाद है, जितने भी आसपास लगते हैं, यहाँ पे भी इंडस्ट्री अच्छी खासी है। तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो हम लोग उन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी पूरे जुड़े हुए हैं, कंटैक्ट के अंदर हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनको कमेटीज़ में रखते हैं, लेकिन उनसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर इन इनोवेशन सेंटर्स
को और फैसिलिटीज़ दे के बहुत अच्छा बनाने की कोशिश के अंदर हैं। फ़ायदा क्या होगा? बच्चे को काम करने को मिलेगा, बच्चा डायरेक्ट इंडस्ट्री से जुड़ेगा और हमारे एकेडमिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि जो एक इनोवेशन या इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और उन फैसिलिटीज़ के साथ जो बच्चे का कंटैक्ट एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के साथ होना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ साथ और बताऊं, देखिए आमतौर पे आपने एक चीज़ सुनी होगी, लोग ये कहते हैं कि जी हमारे सिलेबस या मान लीजिए स्ट्रक्चर एकेडमिक्स ऐसा होना चाहिए कि इंडस्ट्री की नीड्स को पूरा करे। आमतौर पे लोग ये कहते हैं। मैं कहता हूं इससे एक स्टेप ऊपर चलना चाहिए हमें। देखिए, हमारे सिलेबस या हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि इंडस्ट्री हमारे पास आए, ना कि हम इंडस्ट्री के पास जाएं। अगर हम इंडस्ट्री के पास जाएंगे का मतलब क्या है कि जैसी इंडस्ट्री चल रही है हम उनको वैसा स्टूडेंट दे रहे हैं या वैसी एक्सपर्टाइज दे रहे हैं। मैं उससे स्टेप ऊपर की बात ये कर रहा हूं कि हम लोग अपने आप को इतना काबिल बना लें कि जो इंडस्ट्री आज चल रही है उनको लगेगा कि शायद वो उससे आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए वो हमारे पास आए। तो वो इंक्यूबेशन सेंटर्स और जो इनोवेशन सेंटर्स के अंदर उस सारी तरह की कोशिश भी हम लोग कर रहे हैं ताकि बच्चे अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट कर पाएँ और इंडस्ट्री के लिए अपने आइडियाज़ को उनके सामने रख पाएँ। जब एक यूनिवर्सिटी देखते हैं तो सबसे पहला जो दिमाग में ख्याल आता है वो होता है डिग्री। लेकिन क्या एक बच्चे के लिए सिर्फ डिग्री ज़रूरी है या स्किल्स भी मैटर करते हैं? देखिए, हकीकत में बताऊं, आज की डेट में डिग्री को कोई नहीं पूछता। आज की डेट के अंदर स्किल मैटर करती है। हाँ, डिग्री आपको एलिजिबिलिटी दिलवा देती है। आपको मान लीजिए इंजीनियरिंग की डिग्री है, अब डिग्री ने आपको एलिजिबिलिटी दे दी कि ठीक है, जहाँ अगर फ्यूचर कोई कोर्स भी करना है, आगे आपने कहीं जॉब करना है, अप्लाई करना है, तो आपको एक एलिजिबिलिटी मिल गई। लेकिन उसके बाद मान लीजिए आप इंटरव्यू बोर्ड के अंदर घुस गए। अब इंटरव्यू बोर्ड के अंदर तो आपके स्किल मैटर करेंगे। इंटरव्यू बोर्ड के अंदर या जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ तो आपने सीखा क्या है वो मैटर करेगा। इसलिए डिग्री ऑफ कोर्स यस इम्पॉर्टेंट है, पर डिग्री के लिए और डिग्री के अंदर जो सिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से आपको आता हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कॉमर्स की बात करते हैं या मैनेजमेंट की। कॉमर्स में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते पढ़ाते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है जी, फाइनेंस क्या है वगैरह, बहुत कुछ। अब जब मैं किसी कंपनी में मान लीजिए जॉब करने जाता हूँ तो होना ये चाहिए कि जिस दिन मैं यहाँ से पढ़ के कंपनी में गया हूँ, पहले दिन ही अगर वो मुझे ये कहें कंपनी अकाउंट्स मेंटेन करने हैं या कंपनी के फाइनेंस के लिए डिसीजंस लेने हैं, मैं इतना इक्विप्ड होना चाहिए कि एक ही दिन पहले ये दिन आई शुड बी एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब अल्टीमेट डोमिनेट आपके स्किल ने किया, और वो स्किल या वो प्रैक्टिस जो है हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर अपने स्टूडेंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाएँ। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि बस 3 साल का कोर्स हो गया, डिग्री थमाई, अब बच्चों को जाने दो। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल गैप आ जाता है यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के बीच में। तो इस गैप को कम कैसे किया जा सकता है? देखिए, हमारे वैसे जैसे मैंने कहा स्टार्टअप सेल और इंक्यूबेशन हैं, ऐसे ही हमारे पास एक प्लेसमेंट के लिए पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट सेल बनाया हुआ हमने। हमारे पास जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर प्लेसमेंट टीचर इंचार्ज हैं और दो दो बनाए हैं। जैसे एक हमने कहा प्लेसमेंट टीचर इंचार्ज और एक को इंचार्ज साथ में बनाए। उसी डिपार्टमेंट के अंदर 2 स्टूडेंट्स इंचार्ज बनाए हुए हैं प्लेसमेंट्स के लिए, यानी कि एक डिपार्टमेंट में 4 लोग हो गए, 2 टीचर्स और 2 स्टूडेंट्स। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के अंदर है। अब उससे फ़ायदा क्या है, इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्ट हमारे इन टच होती है प्लेसमेंट्स के। तो जो प्लेसमेंट सेल है वो इन टच है इंडस्ट्री से, और जितने स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं वो इन टच हैं। तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री से आप जोड़ के रखते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो एक गैप जो क्रिएट हो जाता है, उस गैप को हमने ख़त्म किया। तो चाहे वो इंटर्नशिप करनी है तो डायरेक्ट हम लोग, हमारे पास सिस्टम है, लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे वहाँ पे जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। और ऐसे ही प्लेसमेंट्स के लिए वो जो गैप, इसलिए हमने वो गैप पूरा तोड़ रखा है या ख़त्म किया हुआ है इस प्लेसमेंट सेल के ज़रिए या इंक्यूबेशन सेंटर के ज़रिए या इनोवेशन सेंटर के ज़रिए या स्टार्टअप सेल के ज़रिए। और या जो हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट्स करते हैं, एकेडमिक विजिट्स करते हैं स्टूडेंट्स को, तो हर डिपार्टमेंट, आपको मैं बताऊं आमतौर पे शायद मुझे नहीं पता बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, हम लोगों ने तो लैंग्वेजेस के अंदर भी
ह्यूमैनिटीज़ में भी, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट सेल्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो हैं अपनी फील्ड के अंदर, अपनी इंडस्ट्री में या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आसानी से एंटर कर पाएँ, उसका ध्यान हम लोग गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में रख रहे हैं। इसलिए गैप मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने उसको शायद ख़त्म किया हुआ है। जी। जी। अभी हमने यूनिवर्सिटीज़ पे काफ़ी बातें की, काफ़ी बच्चे आपको इस वक्त सुन रहे हैं। तो बच्चे जो वाइस चांसलर बनने का सपना भी देखते हैं कि पहले टीचर बनेंगे, फिर एक दिन वीसी बनेंगे, लेकिन उनके हमेशा से एक सवाल रहता है कि क्या बचपन से ही हमें सीरियस रहने की ज़रूरत है? तो आपके बचपन पे एक सवाल है कि आपका बचपन कैसा रहा? आप कैसे थे, एकदम टॉपर टाइप या फिर थोड़ी बहुत शरारती? देखिए, पहले तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। शायद कभी सोचा ही नहीं कि बचपन किस तरह का रहा। लेकिन दो चीज़ों का आपने दो क्वेश्चन साथ साथ पूछे, दोनों का जवाब देता हूँ कि क्या बच्चों को कैसा होना चाहिए और हमारा बचपन कैसा रहा। आप यकीन मानिए, आज की डेट के अंदर भी मैं वाइस चांसलर की चेयर के ऊपर बैठकर भी टीचर्स, फैकल्टी, प्रोफेसर्स, नॉन टीचिंग और स्टूडेंट्स सबको एक चीज़ कहता हूँ, क्योंकि मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि काम करिए, खूब काम करिए, सुबह से लेकर रात तक काम करिए। और मतलब एक आपने वो सुना हुआ है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो लोग कहते हैं ये अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मैं ये कहता हूँ अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज एंड वर्क लाइक हेल। खूब काम करिए, बहुत काम करिए, लेकिन काम करने का मतलब ये नहीं है कि मैं तंग होकर काम करता रहूँ। काम करिए लेकिन एंजॉय साथ साथ करिए। आप पढ़िए लेकिन एंजॉय भी करिए, अपने काम में एंजॉय करिए। अपनी लाइफ को बिल्कुल एक कमरे में बंद करके पढ़ ही रहा हूँ जी, या मैं एक कमरे में बंद करके मैं सारा दिन पढ़ा ही रहा हूँ, वो नहीं। अच्छा पढ़ाइए, अच्छा पढ़िए, अच्छा काम करिए, लेकिन एंजॉय भी करिए, लेकिन खुश भी रहिए। इसलिए ये शायद फिलॉसफी आई डोंट नो बचपन से मेरे अंदर होगी। इसलिए जब हम बचपन में भी, ऐसा तो नहीं बहुत शरारती थे, या ऐसा भी नहीं हम बहुत ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन काम किया, अच्छा काम किया, पर बहुत ज़्यादा बोझ लेके नहीं किया जी। चीज़ को, बर्डन नहीं माना। इसलिए उस ढंग से एंजॉय भी किया। और वही चीज़ मैं चाहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स भी और हमारी फैकल्टी भी। बहुत काम करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन बोझ के साथ नहीं, एंजॉयमेंट के साथ काम करिए। और जिस दिन काम में एंजॉयमेंट आने लगे उस दिन सब कुछ ठीक रहता है। और शायद बचपन भी कुछ कुछ वैसा ही हमारा निकला है। तो बहुत शरारती तो नहीं, लेकिन ठीक है, हमने खूब, जैसे यंग एज में या छोटे होते हैं वैसे हम लोग भी उस तरह के रहे हैं। जी। 35+ ईयर एक्सपीरियंस है आपका। ऐसा कोई एक पल जो आज भी आपको याद आता हो तो आप भावुक हो जाते हो? टीचिंग, देखिए जब हमने रिसर्च करनी शुरू की, टीचिंग शुरू की, और उसके बाद जैसा सिस्टम हमारे यहाँ आपको पता ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में धीरे धीरे आने शुरू हो गए टीचिंग के साथ साथ। तो भावुक पल तो नहीं कहो, पर ये कि हाँ, अच्छे पल तो हमेशा रहे। जब हम लोग मान लीजिए प्रोफेसर भी बने, वो एक अच्छा लगा। जब ICSSR का आपने जिक्र किया था, मैं नॉर्थ जोन रीजन जो है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, ये सारे आते हैं, उसका डायरेक्टर जब रहा, ICSSR मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, तो वो प्रोफेसरशिप के साथ साथ किया। वो बहुत अच्छा लगा कि अगर सरकार को लगता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि मैं वो काम कर सकता हूँ, तो बखूबी किया और कई साल किया। और मुझे लगता है शायद मतलब काफ़ी साल किया वो। और फिर उसके बाद डीन ऑफ कॉलेजेस का काम भी काफ़ी साल किया, और बहुत अच्छे से किया। बड़ा अच्छा लगता था, या लगता है कि कॉलेजेस को हम लोग चंडीगढ़ के अंदर भी और यहाँ भी बहुत अच्छे से साथ लेकर चल पाए। तो वो जो सहयोग मिला लोगों का, वो जो सहयोग मिला कॉलेजेस का, वो जो सहयोग मिला मान लो टीचिंग फ्रेटर्निटी का, या एडमिनिस्ट्रेशन के जितने लोग थे उन सब का, या जो जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में सेनेट सिंडिकेट बोलते हैं, या काउंसिल्स जो होती हैं, वो इतना अच्छा सहयोग मिला। तो वो कभी कभी मुझे अच्छा भी लगता है और शायद भावुक भी कर देता है। मुझे लगता है कि जितना एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में
मेरे साथ के लोगों ने सहयोग दिया, वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं चेरिश करता हूँ या जो मुझे अच्छी लगती है, और वो शायद थोड़ा बहुत भावुक बना देती होगी। जी। जी। वाइस चांसलर की सीट पे हैं आप, जी। ऐसे में जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, प्रेशर भी कई तरह के होते हैं, तो आप उस स्ट्रेस को कैसे बैलेंस करते हो, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी है, वहाँ की भी जिम्मेदारियां हैं, तो इन सब से कैसे आप पूरा बैलेंस करके चलते हैं? देखिए, बैलेंस एक ना टीचिंग में पढ़ाया जाता है वर्क लाइफ बैलेंस, जी। पर आमतौर पे बहुत मुश्किल होता है। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम ये सोचें कि मैं बहुत समय डिवोट कर लूँ प्रोफेशन में भी और फिर उतना ही समय फैमिली में भी, वो शायद हो नहीं पाता है। तो जब प्रोफेशनली हम लोग बहुत समय लगाते हैं तो थोड़ा बहुत तो देखिए है ना, एक तरफ से कहीं से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो हमारी तरफ से भी हुआ। लेकिन वो जो बैलेंसिंग है और काम करते हुए मान लीजिए जो प्रेशर है, वो प्रेशर, मैंने अभी आपसे बात की थी कि हमें थोड़ा सा ये है कि काम करिए और एंजॉय करिए, तो वो प्रेशर जब आप यहाँ से अंदर लेके जाएंगे तो तंग करेगा। इसलिए कोशिश होती है जो प्रेशर है उसको अपने अंदर तंग करने तक ना लेके आया जाए, उस प्रेशर को वहीं छोड़ दिया जाए, काम किया जाए। तो हम लोग यहाँ पे कोशिश यही होती है कि बाकियों के साथ भी यही कोशिश कर रहे हैं कि काम तो करें लेकिन उसको टेंशन के साथ नहीं करना, प्रेशर के साथ नहीं करना। उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी और जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रूरी हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा आए तो वो खेले भी। जी। हम लोग अपनी लाइफ के अंदर जब पढ़ते थे, आपने भी देखा है, हम लोगों ने खूब गेम्स भी खेली, खूब बाहर जाके भी खेलते थे, हर तरह की गेम्स खेलते थे। शायद उसका फ़ायदा आज महसूस कर रहा हूँ कि काफ़ी हुआ। वो खाली फिजिकली डेवलप करने के साथ साथ मुझे लगता है माइंड भी डेवलप होता है, वो टीम स्पिरिट भी आती है। तो वो शायद चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। और हम लोग तो चलिए अब थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि जिम्मेदारियां इस तरह की हो गई, नहीं तो कुछ साल पहले तक हम लोग खेलते रहे, चाहे वो सुबह चाहे शाम को। तो मुझे लग रहा है कि उन चीज़ों ने काफ़ी मदद की है प्रेशर को ठीक से हैंडल करने के लिए। जी। एक बच्चा होता है जो क्लास में टॉपर रहता है, वो टीचर के सामने जा सकता है। एक बच्चा है जो थोड़ा वीक होता है, कभी कभी फेल भी हो जाता है, तो उसके मन में सबसे पहला सवाल ये रहता है, मेरा टीचर क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो आप असफलता शब्द को कैसे देखते हो? देखिए, मैं सच कहूँ, पहली बात तो ये असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जी। ये हमें बच्चों को बताना होगा, असफलता कुछ नहीं होता। देखिए, बच्चा सफल हो गया या बच्चे ने कोशिश की, शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, बस इतना ही फ़र्क है। समस्या कहाँ पे आती है, जब मान लीजिए कोई बच्चा कोई चीज़ नहीं प्राप्त कर पाया और हम उसको ये कहते हैं तू असफल हो गया है, वो जो डेंट उसके माइंड में पड़ता है वो सबसे खराब है। जी। ये कहीं नहीं लिखा। देखिए, आप आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर भी, आप उठा के देखिए, मैनेजमेंट का कोर्स मैक्सिमम इंजीनियर्स कर रहे हैं, बैंक्स के अंदर हर तरह के लोग लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने इंजीनियर की अल्टीमेटली वो इंजीनियर ही बना हुआ है। उसने अपनी लाइन चेंज की, शायद जो उसको अच्छा लग रहा था वो उस लाइन में एंटर कर गया बच्चा। मैं केवल इतना कहता हूँ कि क्योंकि उसने पहले इंजीनियरिंग की, एग्जाम्पल के तौर पे है केवल, उसके बाद उसको लगा यार ये मज़ा नहीं आ रहा, उसने अपनी लाइन चेंज की और मैनेजमेंट में चला गया। और केवल थोड़ा ध्यान ये देखना है कि शुरू में वो लाइन जो हम इंजीनियरिंग के बाद चेंज कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद चेंज कर रहे हैं, ध्यान इतना दीजिए, पेरेंट्स को भी चाहिए इतना ध्यान दें, या बच्चे या फैमिली ध्यान दें या दोस्त भी, कि वो ध्यान हम लोग जब 10th कर रहे हैं मान लीजिए, या 11th 12th कर रहे हैं, वहीं पे दें। वहां पे अगर ध्यान देंगे बच्चे को जो वो चाहता है, देखिए यकीन मानिए बच्चे का जो इंटरेस्ट है, प्लीज़, मैं अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं इस चीज़ को तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा, बच्चे का जो इंटरेस्ट है आप उसको उसके अंदर आगे बढ़ने दीजिए। मान लीजिए बच्चे को लैंग्वेजेस अच्छी लग रही है, उसको पढ़ाइए लैंग्वेज। जी। ये नहीं कि नहीं नहीं डॉक्टर बनना है या नहीं नहीं तूने इंजीनियर बनना है, छोड़ दीजिए उसको। बच्चे को अगर इंटरेस्ट आता है मान लीजिए आर्ट के अंदर, तो उसको आर्ट पढ़ने दीजिए। बच्चा अगर खेलना चाहता है तो उसको सुविधाएं दीजिए, वो बहुत आगे तक बढ़े। वो जो आपने कहा ना असफलता, तब ये असफलता वाला जो शब्द है वो आएगा ही नहीं। और टीचर के सामने जाने में झिझक होना मतलब ही नहीं है। देखिए, टीचर की खूबसूरती क्या होनी चाहिए, क्लास के अंदर अगर 30 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए, या 40-60 जितने भी हैं, तो हम 1 या 2 या 3 को नहीं पढ़ाते, हम पूरे 60 या 30 हैं तो पूरे 30 को पढ़ाते हैं। तो मेरा संवाद एज ए टीचर वो 30वें स्टूडेंट या 60वें स्टूडेंट तक है।
और मेरे साथ अगर कंफर्ट लेवल मान लीजिए पहले 8-10 बच्चों का है, तो मेरे साथ कंफर्ट लेवल पूरे 60 के 60 बच्चों का होना चाहिए। उसकी जिम्मेवारी मेरी है। इसलिए बच्चा अगर मान लीजिए कभी कोई चीज़ प्राप्त नहीं भी कर पाया, उसके बावजूद भी आपका रिलेशन टीचर का और स्टूडेंट का इस तरह का होना चाहिए कि बच्चा अगर खुद आपके पास आया बहुत बेहतर, नहीं आया तो आप उस तक पहुंचिए। जी। तो ये असफलता अपने आप खत्म हो जाएगी। असफलता कुछ नहीं होती, लेकिन मैं साथ में एक चीज़ भी कहना चाहता हूँ, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कभी किसी को लगता भी है कि असफल हो गया, मान लीजिए जो शब्दावली अभी यूज़ की गई, उसके बावजूद भी ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। देखिए, एक छोटी सी चीज़ अगर नहीं मिली, जिसको असफलता कह दिया हमने, छोटी सी चीज़ नहीं मिली, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती उससे। बहुत सारा कुछ पड़ा है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने बड़े बड़े लोगों ने बहुत मान लीजिए पैसा कमाया या बहुत रुतबा कमाया, आप उठा के देखिए, वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टॉपर थे अपनी लाइफ के, बिल्कुल नहीं। इसलिए ये चीज़ निकाल के, हाँ, सिंसियरिटी के साथ काम करना चाहिए, सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत हमें करनी चाहिए, और फ्यूचर को थोड़ा सा फोर्सी करके काम करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर किसी बच्चे को ऐसा लगता है जो वो चाहता तो नहीं कर पाया, बिल्कुल टेंशन की आवश्यकता नहीं है। पेरेंट्स को, फैमिली को और टीचर्स को चाहिए उसको उस समय थोड़ा सा सहयोग करें और उसको बताएं कि लाइफ में बहुत सारे रास्ते हैं। पानी जो होता है, जैसे देखा आपने, कहीं से भी रास्ता बना लेता है। स्टूडेंट्स हैं या इंसान, कोई भी रास्ता बना सकता है, वो इतना काबिल होता है, और या उसको इतना काबिल बनाया जाना चाहिए। और अगर ऐसा हम यूनिवर्सिटी में, अपनी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज़ का पूरा ध्यान रख रहे हैं और पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारा स्टूडेंट डीमोरलाइज होने का कोई मतलब नहीं है। हमारा स्टूडेंट, जिसे आप कहते हैं कि वो टेंशन वेंशन, वो कोई नहीं है। काम ज़रूर करे, खूब आगे भी बढ़े, और अगर कभी कोई दिक्कत आ जाए तो उसको मेंटली स्ट्रांग होके उससे डील भी कर सके, ऐसा बच्चा तैयार करने की हमारी कोशिश है, और तब असफलता नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। बहुत खूब। स्टार्टिंग में आपने बताया कि टीचर से आप वाइस चांसलर कैसे बने, ये सफ़र कैसा रहा, लेकिन ये टीचर बनने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्या फैमिली बैकग्राउंड भी आपका टीचिंग से भी है? जी, आप को शायद हैरानी हो, मैंने लाइफ में कोई इंटरव्यू नहीं दिया सिवाय टीचिंग के। इंडस्ट्री या कुछ भी कहीं नहीं गया, लेकिन उसके अंदर शायद जीन्स हमारे ऐसे थे। मैं आपको शेयर करूं, मेरे फादर साहब, जो अब तो ज़िंदगी में नहीं हैं, प्रोफेसर बिधि चंद, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एक जाने माने बहुत बढ़िया प्रोफेसर, डीन, चेयरमैन, सब कुछ रहे। वो शायद उनको हमने देखा या उनके जीन्स हम तक आए, और मैं भी उस टीचिंग लाइन में आ गया। और शायद वो जीन्स ही होते हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरी आई हैव गॉट 2 डॉटर्स, 2 बेटियां हैं। तो बड़े वाली है, वो भी टीचिंग प्रोफेशन के अंदर है। उसको भी शुरू से ये लगता था कि शी इज़ गुड एट टीचिंग एंड रिसर्च, बहुत अच्छा कर रही है वो। तो शायद फैमिली में ऐसा देखा और इसलिए उस तरफ चले गए। लेकिन उससे एक अगला कारण बताऊँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और शायद हमारे फादर साहब या बिटिया को भी ऐसा लगता है, कि 35 ईयर्स आपने कहा मैं मान लीजिए प्रोफेशन में हूँ, 35 जनरेशन्स हम लोग बना सकते हैं। हर साल एक नई जनरेशन तैयार होती है। आप देखिए कितने स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं, हर साल पढ़ाते हैं। कॉलेजेस में तो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ना, एक क्लास में 60-60, 70-70, 80-80 बच्चे भी होते हैं एक क्लास के अंदर। और आप हर साल कितने सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप हर साल जनरेशन्स बना रहे हैं। तो अगर एक अच्छा टीचर है, ही कैन मेक और शी कैन मेक द जनरेशन्स, कितनी 35 जनरेशन्स। शायद एक वो चीज़ है जिसने अट्रैक्ट किया। इसीलिए मुझे आज की डेट में मुड़ता भी हूँ तो मुझे लगता है कि एक सेटिस्फाइंग चीज़ रही, और वो जनरेशन्स को बनाने का काम शायद जितना खूबसूरत टीचर कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। शायद एक चीज़ उसने भी अट्रैक्ट किया, इसलिए इस लाइन में आ गए। जी। जब आप स्टूडेंट्स को देखते हो, आप यंगस्टर्स को देखते हो, तो एक्चुअली इसमें मेरे 2 सवाल है। पहला ये कि उनमें बेस्ट चीज़ आपको क्या लगती है, एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ कि ऐसा आप उनमें क्या देखते हो जिसमें देख के आपको डर लगता है कि बच्चे किस राह पे जा रहे हैं?
देखिए बेस्ट चीज़ तो मुझे लगती है उनकी उस एज, जिस एज के अंदर वो लोग होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनका स्टेमिना, उनकी हिम्मत, जी। उनकी जोश, उनका एंथुजियाज्म, वो क्योंकि एज से जुड़ा हुआ है। अब वो जो स्ट्रेंथ, स्टेमिना, हिम्मत, जोश, एंथुजियाज्म है, उसी के बल पे मैंने अभी आपसे जब कहा था कि जनरेशन हम बना सकते हैं, उसका सही रास्ता अगर मिल जाए तो आप देखिए कहाँ से कहाँ और क्या से क्या हो सकता है। और रही बात कि जी डर किस चीज़ से लगता है, किसी से नहीं। आप यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स में केवल अच्छी अच्छी जो क्वालिटीज़ की बात की वो होती हैं, डर वर कुछ नहीं है। हो सकता है कि कभी मान लीजिए कोई स्टूडेंट गलत रास्ते चल भी पड़ा, अगर मान लीजिए कोई भटक भी गया, तो आपके अंदर या हमारे अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि हमारा स्टूडेंट है, उसको ठीक करना या उसको अच्छा बनाना वो हमारा काम है। तो डर का तो कोई बात ही नहीं है, ना कोई सवाल है। क्योंकि आप यकीन मानिए मैंने अपने करियर में एक चीज़ देखी है कि स्टूडेंट जनरली वो सही बात करते हैं। हाँ, हम उसको एक्सेप्ट करें या किस तरह से उसको लेते हैं या नहीं लेते हैं, हो सकता है कई बारी उनका चीज़ रखने का तरीका कुछ और हो जाए, वो हमें थोड़ा समझना चाहिए। बाकी डर किसी बात का नहीं है। स्टूडेंट्स से तो वैसे भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ बात करना, इनके साथ इनकी सलाह लेना। ये नई जनरेशन है, ये लोग हमसे भी ज़्यादा, देखिए कुछ चीज़ों टेक्नोलॉजी के अंदर हमसे भी ज़्यादा तेज़ हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो उनके साथ रहना अच्छा लगता है। आप जिनके साथ रहते हैं वो लोग कहते हैं ना, वैसे वैसे लोग यंग भी रहते हैं, और इसीलिए मुझे तो इस एज के अंदर वो जो स्ट्रेंथ और जोश है इनका वो बड़ा पसंद आता है। और डर का तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा है। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं क्लासेस छोड़कर अपना सोशल मीडिया पहले संभालने में लगे हुए हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स बन जाए, हमारे फॉलोवर्स बढ़ जाए, हमारा नाम हो जाए, भले डिग्री ना आए। तो क्या कभी ये मुद्दा विचार का बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखिए मैं एक चीज़ स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा। आपने बीच में कहीं प्रश्न भी पूछा था कि जी स्किल्स इंपॉर्टेंट है कि डिग्री। जी। देखिए मैंने तब ये कहा था कि जी डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे यहाँ स्किल्स हैं इंपॉर्टेंट। मैं स्टूडेंट्स से या बाकियों से भी कहना चाहता हूँ, बहुत मौके मिलेंगे काम करने के लिए। हाँ, अगर मेरी एकेडमिक्स में एक्सपीरियंस की आवश्यकता है तो वैसा एक्सपीरियंस, अगर मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मान लीजिए मास मीडिया में कर रहा हूँ, फिर तो ठीक है, हम लोग जो आप बात कर रहे हैं वो साथ साथ करिए। लेकिन अगर स्टूडेंट मैं किसी और सब्जेक्ट का हूँ और मुझे मीडिया ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो भी हम लोग कर सकते हैं, एनईपी में आज की डेट में अलाउड है। पर हम लोग एक चीज़ को छोड़ के केवल दूसरी चीज़ में उलझ जाएं, वो नहीं करना। डिग्री लेना ज़रूरी है, डिग्री के साथ नॉलेज या स्किल ज़रूरी है, और उसके बाद मुझे लग रहा है अगर आपके शौक़ है, मान लीजिए उसके बाद अगर शौक़ को पूरा करेंगे तो शौक़ पूरा करने में मज़ा भी आएगा। अगर मैं ग्रेजुएशन के टाइम में अगर शौक़ पूरा करूँगा, या मान लीजिए किसी और तरफ चल गया, रील्स बनाने का बड़ा अच्छा लग रहा है, अगर मान लो रील बनाना भी अच्छा लगता है, तो अगर वो एक सही रील बनाऊंगा तो काम आएगी अपने भी, दूसरों के भी। ये जो आज जिस तरह का स्टफ आप देखते हैं, उस तरह से एनकरेज करना मुझे नहीं लगता हम लोग स्टूडेंट्स को करेंगे या कर पाएंगे। पर अच्छी डायरेक्शन में ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, अच्छी रील्स ज़रूर बनानी चाहिए, जो काम किए ज़रूर बढ़ना चाहिए। तो शौक़ पूरा करिए, पर बेसिक अपनी डिग्री और उस डिग्री के लिए जो स्किल्स हैं वो ज़रूर पहले पूरा करिए। जी। अभी पॉडकास्ट के बीच में आपने कहा था कि कुछ बच्चे होते हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं, तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से क्या बाकी बच्चे जो सुन रहे हैं इस वक्त आपको, उनके लिए आप क्या ऐसा मैसेज दोगे? क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रेस से डील करते हैं। अगर वो कॉर्पोरेट में है तो वहाँ भी कंपटीशन है, अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी। तो उनके लिए क्या एडवाइस आपकी तरफ से? देखिए जब मैंने बीच में कहा था और आपने भी अभी प्रश्न में पूछा कि जी बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, मान लीजिए, तो गलत कदम का मतलब क्या हुआ? जैसा जो आप रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने देखा पिछले कुछ महीनों में किसी एक जगह पे 5 बच्चों ने सुसाइड किया बारी बारी करके, है ना? आपको ज़रूर पता होगा। अब ये या हम लोग सुनते ही हैं कि बच्चे जो हैं फलां क्लास ने सुसाइड कर लिया। देखिए इससे एक्सट्रीम या इससे बुरी बात तो कोई नहीं हो सकती, इससे खराब बात कोई नहीं हो सकती। अब ये कैसे होता है? इसका मतलब मैं इतना कमज़ोर माइंड से हो चुका हूं कि जो भी चीज़ है, जो भी प्रेशर है, मैं उसको डील नहीं कर पा रहा हूं और एक्सट्रीम स्टेप ले लिया गया। ये बुरी चीज़ है। इस बुरी चीज़ तक तो हमने पहुंचना ही नहीं। मैंने कैसे अपने माइंड को इतना
कमज़ोर कर लिया कि मैं एक्सट्रीम स्टेप लेने को तैयार हो गया। इसका मतलब क्या है, वो जिस दिन हम लोग क्लास में होते हैं, अगर हमें लगता है कोई स्टूडेंट इतना ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी कई बार अच्छा नहीं होता, तो उसको वो इमोशनल कोशेंट समझाना पड़ेगा और उसको तैयार करना पड़ेगा वो चीज़ों के लिए जो आने वाले समय में उसके सामने आ सकती हैं। अगर आपके यहाँ पे मान लीजिए कभी स्टूडेंट्स जो हैं, जब हम कहते हैं ना गलत, गलत का मतलब ये होता है कि एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए जी। इसलिए उनको ये समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए कभी हमने बीच में बात भी की, मान लीजिए कोई असफलता नाम की कोई चीज़ आ गई, तो उससे हताश नहीं होके हम लोग आगे बढ़ें। ये अपनी लाइफ का असूल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बीच में भी कहा था कि स्टूडेंट्स अच्छे ही होते हैं, उनमें खराबी कुछ नहीं होती, उनका बल्कि जोश तो हमारी स्ट्रेंथ है। वैसा बनाना है, मतलब मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि स्टूडेंट को एकेडमिकली स्ट्रांग बनाना है, उसको प्रैक्टिकली अच्छा बनाना है, उसको इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, उसको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाना है और उसको फिज़िकली भी स्ट्रांग। इसलिए पढ़ाई, खेल, अच्छी सोच, जी। तीनों ज़रूरी हैं। जैसे कि आज के वक्त में सर एआई स्किल्स सबसे ज़्यादा डिमांड में है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या आपको एआई लैंग्वेजेस आती है, सबसे पहला आपसे सवाल किया जाता है। तो आने वाले 10 साल में आप क्या देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्किल्स है जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होगी इंडस्ट्री में? देखिए, आपने वैसे कहा कि जैसे मान लीजिए एआई है जी। ना, साइंसेस की, इंजीनियरिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली देखिए, ड्राइव होना है रिसर्च ने। किस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी वो डिपेंड करेगा किस तरह की रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंजीनियरिंग के अंदर रिसर्च एआई से भी आगे बढ़ गया हूँ, वो चीज़ डोमिनेट करेगी। मान लीजिए अगर मैं साइंसिस के अंदर रिसर्च बहुत अच्छी कर पा रहा हूँ, वो डोमिनेट कर जाएगी चीज़। अगर मैं मैनेजमेंट या बिजनेस या कॉमर्स के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, कोर अल्टीमेटली पता है क्या है, रिसर्च हो जाना है। यूनिवर्सिटीज़ केवल पढ़ाई का ही एक सेंटर रहेंगी, ऐसा नहीं होना। तभी यूजीसी ने भी कहा और एनईपी के अंदर भी कहा गया कि भाई हमारे पास रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। आप यकीन मानिए, अल्टीमेटली सर्वाइवल तब हमारा हो पाएगा जब हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और रिसर्च के अंदर जोर देंगे। और रिसर्च किस तरह की, हर तरह की, जो आपने एआई की बात की, क्योंकि फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर हर तरह की रिसर्च का फ्यूचर होने ही होने वाला है। इसलिए हमने तो वो रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को काम करवाने हैं। आने वाला समय इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन का ज़्यादा है, उस तरफ लोग ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लैंग्वेजेस या ह्यूमैनिटीज़ कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए रिसर्च तो उस तरफ भी चलेगी, कॉमर्स मैनेजमेंट में भी चलेगी। तो मुझे लग रहा है जिस फील्ड में हम लोग अच्छा काम रिसर्च का कर पाएंगे, उस फील्ड के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। और फ्यूचर को आज हम फोरसी में बार बार कह रहा हूँ, केवल एआई नहीं है, फ्यूचर ह्यूमैनिटीज़ भी है, फ्यूचर लैंग्वेजेस भी है, फ्यूचर कॉमर्स मैनेजमेंट भी है, फ्यूचर इंजीनियरिंग और सब कुछ है। इसलिए इन सब में रिसर्च करिए। आप देखेंगे आज से 50 साल बाद भी ये सब चीज़ें रिसर्च ओरिएंटेड होने के बाद डोमिनेट करेंगी। जी। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट जो भी जुड़ेंगे या जो जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से। इस यूनिवर्सिटी में मुझे लग रहा है जो भी स्टूडेंट आएगा, मान लीजिए वो 3 साल रहता है या 4 या 5 साल, जी। हमारी पूरी कोशिश है इस यूनिवर्सिटी के अंदर कि बच्चा अगर या स्टूडेंट अगर 3 साल रहा या 4 या 5 साल रहा, या उसके बाद मान लीजिए अगर पीएचडी भी करके गया, जैसा बच्चा आया था हम उससे कई मल्टीपल टाइम्स वो यहाँ से अच्छा बन के निकले। ये इस यूनिवर्सिटी की कोशिश है। लेकिन जब हम कहते हैं अच्छा बन के निकले, वो अच्छा एकेडमिकली बन के निकले, अच्छा रिसर्च के एंगल से बन के निकले, अच्छा जॉब लेने की उसकी हैसियत बहुत अच्छी हो जाए उस तरह से निकले, अच्छा स्टार्टअप या इंक्यूबेशन के अंदर जो उसने सीखा उस एंगल से बने, लेकिन अच्छा वो इमोशनली भी बने, अच्छा वो साइकोलॉजिकली भी बने, अच्छा वो मेंटली भी बने, अच्छा वो फिजिकली भी बने। जी। तो हम लोग जब स्टूडेंट यहाँ से आएगा और जब निकलेगा, तो हमारी उसकी जो एनईपी में कहा ना, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, एनईपी 2020 में जो कहा गया, वो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम बच्चे को दे के भेजेंगे। और ताकि जब वो बच्चा यहाँ से निकले, उसके ऊपर उसको खुद को, उसके पेरेंट्स को, उसके दोस्तों को, उसकी फैमिली को और हमें भी नाज हो।
अच्छा लगे वापस वो कई सालों के बाद यदि कभी एज एल्यूमिनस बन के वापस आए, हमें भी नाज हो, उन सबको भी नाज हो। ऐसा स्टूडेंट बनाकर हम लोग गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से बच्चे को भेजेंगे, अच्छी जॉब और एक अच्छे करियर के साथ एक अच्छा इंसान इस हिंदुस्तान के लिए बन के निकले। ये कोशिश हमारी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर है। जी, यूजी एडमिशन का तो आपने बताया कि 31 लास्ट है, पीजी एडमिशन को प्रोसेस को लेकर क्या चल रहा है अभी? देखिए, हम लोग पीजी एडमिशन्स 3 जून से शुरू कर रहे हैं जी, और पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन लर्निंग का एक सेंटर है, तो हमारे पास हर तरह के पीजी कोर्सेज़ हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे हमने बात की थी, चाहे लैंग्वेज है, ह्यूमैनिटीज़ है, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सब जगह पर। और पीजी के लिए भी अभी तो हालांकि एडमिशन शुरू होनी है, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और रिज़ल्ट्स उसके बाद जल्दी आएंगे। तो हम लोग आज की डेट में जब फोर्सी करते हैं और जितना लोग हमारे से इन टच होके पूछते हैं, तो रिस्पांस पीजी का भी आज की डेट के अंदर बहुत अच्छा है। जी। और 3 जून से हम लोग एडमिशन्स शुरू कर देंगे। कौन कौन से कोर्सेज को स्टूडेंट का ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है? देखिए, हर तरह के कोर्सेज हैं। साइकोलॉजी के अंदर काफ़ी अच्छा रहता है, मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा रहता है, कॉमर्स के अंदर हमारा काफ़ी अच्छा। तो हमारे पास क्योंकि यूनिवर्सिटी है और हर तरह के कोर्स हैं, और उस हर तरह के कोर्सेस के अंदर जैसे मैंने आपसे बताया था, इस बार हम फॉरेंसिक साइंसेस शुरू कर रहे हैं। हम लोग इंटीग्रेटेड जो 5 ईयर कोर्सेज हैं वो शुरू जो कर रहे हैं। तो पीजी के अंदर तकरीबन मैंने देखा है वो ट्रेडिशनल भी और एडवांस्ड जो आने वाले समय के कोर्सेज हैं, दोनों के अंदर रिस्पांस अच्छा है। तो शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं है, ये सोच बदलने की ताकत है। और आज इसी ताकत के विजन पर, लीडरशिप पर हमने बात की गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कौशिक जी से, जिन्होंने अपना पूरा विजन बताया और साथ ही बताया कि किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करके स्टूडेंट को यहाँ से भेजा जाएगा ताकि सबको, सोसाइटी को, घर परिवार और दोस्तों सब पर उनको नाज हो। हमारी कॉन्वर्सेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसी के साथ इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर देना। एक बार फिर से सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ को अपना